ओके अरे सर हाँ लास्ट लेक्चर किधर बोले ऑप्शन सेल। हाँ ऑप्शन सेल हो गया यूनिट 4 का। ऑप्शन सेल खत्म हो गया था। बाकी कर लेते आज, मतलब पूरा यूनिट 4 खत्म कर लेते, जो बाकी बचा है वो। छोड़े अनपेड सेलर है ना यूनिट का नाम। तो अनपेड सेलर आज पूरा खत्म कर लेते। अनपेड सेलर सेक्शन 45 में दिया है, उसका डेफिनेशन चेक करो जो सेक्शन 45 ए में है। जिसको पेमेंट नहीं हुआ है वो अनपेड सेलर है, सिंपल। 45 ए में है, डेफिनेशन चेक कर। 46 नहीं है, 45 है। हाँ 1 है, हाँ 1 45 1 सॉरी। खाली 45 लिखना पेपर में, 1 मत लिखना। अनपेड सेलर मतलब 45। ओके तो 45 1 सॉरी नॉट ए। अनपेड सेलर का डेफिनेशन है 2 पॉइंट्स में बराबर। जिसको पेमेंट पूरा पेमेंट नहीं हुआ है वो अनपेड सेलर है। पूरा पेमेंट नहीं हुआ है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको 100% पेमेंट बाकी है वो अनपेड सेलर नहीं। जिसको 2% भी पेमेंट बाकी है वो भी क्या है, अनपेड सेलर। जिसको 100% पेमेंट मिला नहीं है, पूरा पेमेंट जिसको मिला नहीं है वो अनपेड सेलर है। तो 99% मिला, 1% भी नहीं मिला है तो भी वो क्या है, अनपेड सेलर है। पहली बात। दूसरी बात, जिसको टेंडर नहीं किया वो भी टर्म दिया है। जिसको पेमेंट नहीं किया या जिसको टेंडर नहीं किया। टेंडर का मतलब ये कि बायर ने ऑफर नहीं किया पेमेंट का। ऐसा भी हो सकता है कि बायर ने ऑफर दिया अनपेड सेलर को कि आज पेमेंट कर देता हूँ, और अनपेड सेलर ने बोल दिया नहीं आज मेरी मम्मी ने बोला कि आज का मुहूर्त ठीक। वो तो है 1% बाकी है तो भी अनपेड सेलर है। उसका मीनिंग गलत निकालते लोग। उसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि 2% मतलब 100% का 100% पूरा डिफॉल्ट है तो ही नहीं, 1% भी डिफॉल्ट है तो भी वो अनपेड सेलर है। क्लियर है? या तो जिसको पेमेंट नहीं किया या तो जिसको पेमेंट टेंडर नहीं किया। मतलब ऐसा है कि बायर ने बोल दिया कि पेमेंट करता हूँ, सेलर ने बोल दिया कि नहीं आज मेरा मूड नहीं है क्योंकि मम्मी ने बोला आज का मुहूर्त ठीक नहीं है तो आज नहीं लेता कल लेता हूँ। अब इसमें सेलर की गलती है, बायर दे रहा है ना, तो तुमने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। तो ऐसे केस में तुम अनपेड सेलर नहीं बनोगे। तुमको पेमेंट मिलेगा लेकिन तुम अनपेड सेलर नहीं बनोगे। अनपेड सेलर के कुछ स्पेशल राइट्स है वो तुमको नहीं मिलेंगे। सेकंड क्या दिया है, जिसको कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ है लेकिन वो डिसऑनर हो गया। बेस्ट एग्जांपल इज चेक। या चेक दिया नहीं तो भी अनपेड सेलर, चेक दिया और डिसऑनर हो गया तो भी खत्म। और 2 पॉइंट याद रखने। अब आगे आता है उसके राइट जो लेफ्ट हैंड साइड में दिए है। राइट्स, एक है राइट अगेंस्ट गुड्स और एक है राइट अगेंस्ट बायर, बराबर। अब राइट अगेंस्ट गुड्स 2 पार्ट में डिवाइड, ट्री डायग्राम। राइट अगेंस्ट गुड्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है। किधर है फोन में देख, कैसे कैसे ब्लैंक बैठेगा तो समझेगा। या उधर जाके बैठ उसके बुक में चेक कर। प्लीज शेयर। अब इसमें क्या शर्माना है, तो उसमें से चेक कर। ये क्या एक्सक्यूजेस है यार, इंटरनेट नहीं है। कम ऑन, आई मीन तो पीछे उसके साथ बैठ सकता है ना, उनके साथ। इंटरनेट नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। प्रोफेशनल स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सक्यूज है। हाँ ठीक है। अनपेड सेलर का देखा 2 राइट्स में डिवाइड हो रहा है। एक प्रॉपर्टी पासेस, एक प्रॉपर्टी डज नॉट पास, बराबर। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, बराबर है, ऐसा ही दिया है ना। फिर उसमें राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट दिया होगा, रीसेल दिया है,
बराबर है। और डज नॉट पास में भी सारे राइट्स दिए और एक एक्स्ट्रा दिया है विथ होल्डिंग। क्या किसके साथ जो है एंड में क्या? अरे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, अगेंस्ट गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड एंड प्रॉपर्टी इन गुड्स इज नॉट पास, बराबर। अब प्रॉपर्टी इन गुड्स पास में 3 राइट्स दिए हैं, बराबर ना। लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल। और डज नॉट पास और नॉट पास में भी 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, सॉरी। क्या हुआ? अरे ट्री डायग्राम, यूनिट 4 ट्री डायग्राम मिला तो कॉमन दिख रहे हैं ना। अभी क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मिल गया। हाँ, तो कॉमन दिख रहा है, लेकिन लीन ना लीन, उधर गलती है इंस्टीट्यूट ने। टोटल मतलब कुछ समझता ही नहीं इंस्टीट्यूट को। लेफ्ट हैंड साइड पे लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल, ठीक है। राइट हैंड साइड पे है ना, लीन कट कर दो। लीन और विथ होल्डिंग सेम ही है। ओनर सेलर है तो विथ होल्डिंग मिलेगा, ओनर बायर है तो लीन मिलेगा। उधर उन्होंने दोनों दिया है, नहीं वो लीन नहीं होना चाहिए, विथ होल्डिंग होना चाहिए। और ये पागल लोगों ने विथ होल्डिंग का मीनिंग भी नहीं दिया। तो हम लोग ये समझे कि ठीक है सर, लीन तो सेम ही होगा सर, शायद गलत बोल रहे हैं। तो विथ होल्डिंग का मीनिंग ढूंढ के बताओ, दिया ही नहीं है। विथ होल्डिंग का मीनिंग देना चाहिए ना, नहीं दिया है, एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो यहाँ पे क्यों दिया? लीन विथ होल्डिंग दोनों देखा जाए तो लॉजिकली सेम ही है। ओनर अगर बायर है और गुड सेलर के पास सेलर ने होल्ड करके रखे तो उसको लीन बोलते हैं। ओनर सेलर ही है और सेलर ने होल्ड करके रखे और बोला है पेमेंट दो तो ही हम लोग गुड्स देंगे, तो उसको विथ होल्डिंग बोलेंगे। क्लियर है? प्रैक्टिकली दोनों सेम है। मतलब दोनों क्या है? दोनों में सेलर ने गुड्स अपने पास रखे और ये बोला है कि जब तक पेमेंट नहीं होता तब तक गुड्स नहीं दूंगा। ओके, तो सर ये दो अलग वर्ड्स क्यों? क्योंकि किसी और के गुड्स, किसी और की प्रॉपर्टी तुम तुम्हारे पास रखे हो, क्योंकि उससे कुछ पेमेंट आना बाकी है, तो उसको लीन बोलते हैं। चोरी नहीं की है, तुम्हारे पास वो चीज थी, अब उसका कोई और ओनर है और तुम उसको बोल रहे हो कि जब तक पेमेंट नहीं देते तब तक मैं इसको होल्ड करके रखूंगा अपने पास, उसको लीन बोलेंगे। और मेरी ही प्रॉपर्टी, तुमने खाली प्रॉमिस किया था कि परचेस करूंगा, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है तो मैं होल्ड करके रखूंगा, उसको विथ होल्डिंग बोलेंगे, बस और कुछ नहीं। अब बढ़ते हैं राइट ऑफ वन पेड सेलर, एक एक करके। एक अगेंस्ट बायर भी है, मिला। अगेंस्ट बायर पहले सल्टा देते, बहुत सिंपल है। सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस एंड सूट फॉर, खत्म। इसको एक्सप्लेन करने की जरा जरूरत भी नहीं है। सेलर फाइल करेगा सूट फॉर प्राइस, मुझे मेरा प्राइस चाहिए गुड्स का। सेकंड, डैमेजेस, जो भी लॉस हुआ होगा उसका डैमेजेस, कॉम्पेंसेशन। मतलब थर्ड इज लेट पेमेंट। रेट भी कुछ नहीं है, मतलब इंटरेस्ट रेट भी। अब सेल ऑफ गुड्स 1930 वाले लॉ में किधर इंटरेस्ट रेट दिया होगा? इंटरेस्ट रेट तो भाई बार बार चेंज होते रहते, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट्स, बराबर ना। तो इंटरेस्ट रेट भी नहीं है, तो खाली 3 रेमेडीज ऐसे ही याद रख लो। क्लियर है? तो उसमें कुछ भी मगजमारी नहीं है। मगजमारी है अगेंस्ट गुड्स में। अगेंस्ट गुड्स स्टार्ट करते हैं लीन से। अपने सूट पर इंटरेस्ट क्या बोला? इंटरेस्ट रेट पेमेंट उधर दिया नहीं वैसा, लेकिन तुम लिखोगे ना इंटरेस्ट कब चार्ज करते हैं? पेमेंट लेट कर रहे हो तो टाइम की वैल्यू होती है ना। तो तुम 4 महीने लेट कर रहे हो तो 4 महीने का ब्याज लगा देंगे आप, सिंपल। तो वो नहीं पूछते, लेकिन अगेंस्ट बायर करना है, छोड़ नहीं देना है, लेकिन उसको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। बस इतना कवर करो कि भाई 3 रेमेडीज मिलते हैं अगेंस्ट बायर, एक प्राइस, एक डैमेजेस, एक सूट फॉर इंटरेस्ट। ओके, अगेंस्ट गुड्स, हाँ ये भयंकर चीज है, पूरा लेक्चर इस पे जाएगा। लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल। लीन का मतलब एक बार फिर से बता रहा हूँ, गुड्स का ओनर बायर है, गुड्स सेलर के पास है, सेलर अनपेड है, मतलब पेमेंट हुआ नहीं है, तो लीन मिलेगा। लीन का मतलब तो रिटेन, कोई ऐसी चीज अपने पास रिटेन करना, ऑलरेडी है
रिटेन करना जिसके ओनर तुम नहीं नहीं हो। तो सेलर एक जमाने में ओनर था, लेकिन अभी ओनर बायर है। तो सेलर ये बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए गुड्स, लेके जाओ, तो दे दो ना, पहले पेमेंट करो। अब मैं तुमको गुड्स दे दूंगा तो तुम भाग जाओगे। समझ में आया? तो ना भागो, इसलिए लीन। मैं मेरी साइड सिक्योर तो करूंगा ना। तो मैं तब तक गुड्स नहीं दूंगा जब तक तुम पेमेंट नहीं करते। मुझे नहीं चाहिए, उल्टा मुझे मगजमारी है गुड्स संभालना। सेलर अपने गुड्स रख के क्या करेगा? वो तो वही चाहेगा कि भाई जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए गुड्स को, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पेमेंट। तो सेलर अपना साइड सिक्योर करने के लिए ये बोलेगा कि जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक गुड्स में होल्ड करके रखूंगा। ओके, दिस इज कॉल्ड अनपेड सेलर। ओनर आप ही हो, ओनर मैं नहीं हूँ, ओनर आप ही हो। मैं किसी और को बेचूंगा नहीं, साइड में रखूंगा, लेकिन आप पे करो जल्दी से जल्दी। मतलब खाली लेना, लेना नहीं, ऑलरेडी है उसको रखना। नहीं प्रॉपर्टी अपना जो गुड्स है बायर के पास है, गुड्स सेलर के पास है, अरे प्रॉपर्टी इज पास टू द बायर वाले। ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है, गुड्स सेलर के ही पास है। बोल रहा हूं तब सुनना, ओनर बायर है, गुड्स फिजिकली अभी भी सेलर के पास है। क्लियर है? गुड्स सेलर के पास से चले गए तो लीन भी चला गया। लीन तभी तक मिलेगा जब तक गुड्स सेलर के पास। ओके, चलो। लीन इतना सिंपल नहीं है, मतलब 3 पॉइंट है, वो देख लो, सेक्शन 46 में मिलेंगे। एक मिनट 46 के अंदर पूरा वो पहला पार्ट नहीं। एक काम करते, राइट सीधा नेक्स्ट पेज पे जाओ। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, लीन मिला, एबीसी 3 पॉइंट दिखे। हाँ, 3 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लो। 3 में से एक कोई भी कंडीशन हो गई तो सेटिस्फाई। अगर हो गया 3 में से कोई भी एक इशू, तो लीन मिलेगा। 3 में से क्या है वो चेक करो। पहला क्या है? गुड्स अगर क्रेडिट पे दिया है और क्रेडिट पीरियड फर्स्ट केस में कैश सेल से और पेमेंट नहीं किया, अनपेड सेलर बन गया। सेकेंड केस में कैश पेमेंट नहीं है, क्रेडिट सेल है और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, तो ही लीन मिलेगा। इनफैक्ट अनपेड सेलर में भी वही कंडीशन है, जब तक क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं होता तब तक तुम अनपेड सेलर नहीं बनते। समझ में आया? वो तो हक का है ना। 3 महीने का क्रेडिट पीरियड तुमको अगर मिला है तो तुम्हारे हक का है, तो तुम क्यों पे करोगे पहले? लेकिन 3 महीने के बाद भी पेमेंट नहीं करोगे तो सामने वाला बंदा क्या बनेगा? तो लीन मिलेगा। थर्ड, वेयर बायर बिकम्स। इन तीनों में कोई भी एक केस अगर हो गया तो मिलेगा राइट ऑफ लीन। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, दो इसमें पार्ट है। ओनर बायर है, फिजिकली गुड्स सेलर के पास है। क्लियर? खत्म। पार्ट डिलीवरी, when the where an unpaid seller has made part delivery of the goods, he may exercise the right of lien on the remainder. मिला? रिमाइंडर मतलब बचा हुआ। Unless such part delivery has made under such circumstances show an agreement to waive, ये छोड़ रहे हो, unless वगैरह बात छोड़ दो, उसका कोई काम नहीं है। याद क्या रखना है कि पार्ट डिलीवरी दे दिया, पार्ट डिलीवरी अपने पास है, आधे गुड्स दे दी थी, आधे गुड्स अपने पास है, तो आधे गुड्स पे लीन ले लो। पेमेंट भी थोड़ी सी बाकी होगी ना, दे दिए थोड़े गुड्स, थोड़ा पेमेंट बाकी तो थोड़े गुड्स रख लिए, चलेगा। क्लियर है? अब लीन कम खत्म हो जाएगा वो भी चेक कर लो। तो वो एक्चुअली ना एनालिसिस में ज्यादा अच्छा दिया है। एनालिसिस में चेक कर, टर्मिनेशन मिला, 4 पॉइंट है उसमें। अगर सेलर ने गुड्स बेलर बेली को या कोई कैरियर को दे दिए विदाउट रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल, राइट ऑफ डिस्पोजल मैं पहले बोल चुका हूँ, ओनरशिप राइट, तो सेलर ने अपना राइट क्विट कर दिया है। तो बोला था ना लास्ट लेक्चर, कल ही बोला था, अरे बोला था राइट ऑफ डिस्पोजल इज, देखो जाके चेक करो, राइट ऑफ डिस्पोजल इज इक्विवेलेंट टू राइट ऑफ ओनरशिप। मिला? हाँ, तो मतलब अभी सेलर के पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं है,
तो मतलब किसके पास है? बायर के पास। तो ओनर कौन है? बायर है। तो सर तो लीन मिलना चाहिए ना? हाँ मिलना चाहिए, लेकिन गुड सेलर के पास हो तो मिलना चाहिए ना, नहीं है ना गुड सेलर के पास। चले गए गुड सेलर के पास तो लीन गया। सेकंड, बायर को गुड्स मिल गए तो भी लीन गया, बायर है उसके एजेंट को। थर्ड, सेलर ने खुद अपना राइट वेव कर दिया, वेव कर दिया मतलब क्विट कर दिया। एंड लास्ट, बाय एस्टॉपल, where the seller so conducts himself, actually third और fourth सेम ही है, himself that he leads third party to believe that the lien does not exist। मतलब ये कि वो दुनिया को चिक चिक के बोल रहे कि ये गुड्स मेरे ही है, ये सेलर बोल रहे हैं। तो अगर वो ऐसे बोल रहे हैं तो उसको लीन नहीं मिलेगा, क्योंकि लीन होने के लिए ओनर कौन होना चाहिए? बायर। अगर सेलर खुद बोल रहे हैं कि मैं ओनर में हूं, मैं ओनर में हूं, इसका मतलब उसका लीन चला गया। इन चार केस में उसका लीन चला जाएगा। समझ में आया? पेमेंट चला जाएगा नहीं बोल रहे, क्या चला जाएगा? राइट ऑफ लीन चला जाएगा। एक्सेप्शन, the unpaid seller of the goods having a lien thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the price। कोर्ट से ऑर्डर मिला, जीत गया मैं केस, अनपेड सेलर हूं, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद भी पेमेंट थोड़ी मिला है। तो पेमेंट जब तक नहीं मिलता तब तक मेरा गुड्स के ऊपर लीन। पढ़ लो वापस, कुछ डाउट है तो पूछो। फिर बायर बोल देगा केस तो जीत गए ना तुम, अभी गुड्स दे दो। अरे केस जीत, मुझे केस जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे किस में इंटरेस्ट है? पेमेंट में। तुम पेमेंट दे दो, गुड्स लेके जाओ, केस जीतने का क्या लेना देना। एग्जाम्पल भी पढ़ लेना, सिंपल है। एग्जाम्पल में अगर रेट रिसीट मैंने मेरे नाम नहीं बी के नाम पे ली होगी और मेरे पास रखी तो बी के नाम पे ली तो भी ओनर है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो बी ओनर है ना। He sold a car to B for 1 lakh and delivered the same to the railway for purpose of transmission to a receipt was taken in the name of B and sent to B। हाँ, तो इसमें लिखा है नाउ ए कैन नॉट एक्सप्लाई। पर लेकिन गुड्स किसके पास है? गुड्स ट्रांजिट में ना। और तो लीन कब मिलेगा? जब उसके बाद पहुंच जाएंगे। किसके पास? ठीक है, बी। ए में बेच दिया अपनी कार बी को, तो उधर बी बन गया ना। हाँ तो बनने देना। तो अगर जब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बायर ओनर होता है तो लीन नहीं मिलता। नहीं मिलता है, मिलता है। पहले तो डिसाइड कर ले क्या होता है। बायर ओनर बनता है तो लीन मिलता है, बराबर। तो कब मिलता है लेकिन? तो उसके पास गुड्स किसके पास होने चाहिए? समझा? खाली कोर्ट का ऑर्डर मेरे फेवर में आया इसका मतलब ये नहीं कि मेरा लीन चला जाएगा। लीन तो मुझे तब तक मिलेगा जब तक मेरे को पेमेंट नहीं मिले। तो कोई सॉरी, हाँ गुड्स मेरे पास है तो ही है। लीन तभी मिलेगा जब गुड्स मेरे पास है। फिजिकली मेरे पास से गुड्स चले गए तो लीन भी चला गया। और अगर ओनर खुद मैं हूं तो लीन किस जगह पे लिखने का? विथ होल्डिंग। तो दोनों प्रैक्टिकली सेम ही है। समझा? बस खत्म। अभी ज्यादा कंफ्यूजन मत पालो अननेसेसरीली। ओके, तो क्या क्या करना है? लीन का मीनिंग एनालिसिस में दोनों सेम ही है, खाली टर्मिनेशन में 4 पॉइंट दिया है एनालिसिस में, बराबर। और उसका एक्सेप्शन एनालिसिस से ही करो। एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लीन मतलब ए बी सी 3 पॉइंट, उसके बाद टर्मिनेशन, उसके बाद एक्सेप्शन और एग्जाम्पल, लीन खत्म। बस एबीसी 3 पॉइंट, उसके बाद सीधा टर्मिनेशन, उसके बाद एक्सेप्शन,
एग्जाम्पल तो करने का मतलब वॉलंटरी होता है तो सारे। डिलीवरी नहीं करना। हाँ कर लोगे तो भी चलेगा। हाँ पार्ट डिलीवरी कर सकते हो, रिमाइंडर पे भी मिलेगा, लेकिन सामने से लिखने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें। सामने से लीन पूछा तो खाली एक्सरसाइज कब होगा, टर्मिनेशन कब होगा, खत्म। और खाली सिर्फ 2-3 मार्क के लिए लीन पूछा तो क्वेश्चन क्या पूछा है, लीन का मीनिंग ना, तो लीन का मीनिंग लिखने का, टर्मिनेशन लिखने का। टर्मिनेशन पूछा तो टर्मिनेशन, आलतू फालतू चीजों अनशन बकवास नहीं करने की, जो क्वेश्चन पूछा है वही आंसर देने का। अब तुमको पूछा है ना कि लीन, तो लीन एक्सप्लेन कर, 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर, एक एग्जांपल दे दे, बात खत्म। टर्मिनेशन लिखने का नहीं, टर्मिनेशन उन्होंने पूछा होगा तो लिखने का। जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही लिखने का। क्लियर है? When they ask you a question on right of lean, that means they are expecting कि तुम लीन का मीनिंग समझाओ और लीन कब मिलेगा ये समझाओ, टर्मिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। वापस एक बार बोल रहा हूँ, लीन के केस में ओनर कौन होता है? फायर। हाँ ओनर, सॉरी गुड। ओनर, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उधर ध्यान दो। ओनर कौन होता है लीन के केस में? बायर। गुड्स किसके पास होते हैं? सेलर के पास। तो क्या मिलेगा? राइट ऑफ लीन। गुड्स सेलर के पास से चले गए, उसको बोलते हैं पार्टेड विथ पोजीशन, मतलब गुड्स जुदा हो गए सेलर से, नहीं रहे सेलर के पास, और बायर के पास भी नहीं है, तो बीच में है, तो मिलेगा ट्रांजिट में राइट, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सो सेलर कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स जा रहे हैं ट्रक से और बायर पेमेंट नहीं करने वाला, बायर इंस्टॉलमेंट हो गया, बायर इंस्टॉलमेंट हो गया। ऐसे केस में सेलर क्या करेगा? अभी गुड्स चले गए मेरे हाथ से, बायर तो पेमेंट नहीं करने वाला, तो अब क्या करेंगे? तो रोक देंगे। अब ऐसे ही खाली रोक के रखेंगे तो ट्रैफिक हो जाएगा, तो वापस बुलाएंगे, राइट टू रीगेन। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन्स नॉट टू फिजिकली स्टॉप बट टू रीगेन दोज गुड्स। रीगेन समझ में आता है? वापस बुलवाना। तो सर वहां पे स्टॉपेज क्यों लिखा है वो हमको नहीं पता, जो लिखा है वो लिखा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं गुड्स को वापस बुलाऊं मेरे पास। मैं ये भी बोल सकता हूँ ड्राइवर को कि एक काम कर, तेरे पास रख, मुझे देने की जरूरत नहीं, लेकिन बायर को भी मत दे। ये समझा? अब क्या करेंगे, एक सेकंड, एनालिसिस में जाओ, सीधा सीधा एनालिसिस में जाने का, वो नहीं करने का, पहले वाला एनालिसिस में जाने का। 2 क्वेश्चंस करने के, मीनिंग और व्हेन डज ट्रांजिट कम टू एन एंड, खत्म। फिर डिस्टिंग्विश है, फिर थोड़ा एक ट्रिकी पार्ट है, हो जाएगा जल्दी। फैन बंद करूं? हाँ थैंक यू। ओके डन। अच्छा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट में देख, ए टू ई पॉइंट्स दिए, ए टू ई दिए ना, हाँ, तो बस उसमें स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलेगा। बट उसमें एक चीज याद रखो, 5 के 5 कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, ऑल लिखना बाजू में। लीन में कैसा था, इन 1 था, एबीसी में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो लीन मिलेगा। यहाँ पे 5 में से 5 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट तो सिंपल है, अनपेड होना चाहिए, पार्टेड विद द पोजीशन मतलब गुड्स सेलर के पास नहीं है, गुड्स ट्रांजिट में है, बायर क्या बना, इंसॉल्वेंट बना, और लास्ट तो ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये क्लियर है? खत्म। अब एग्जांपल पढ़ लो, ऊपर का नहीं पढ़ने का, मीनिंग वगैरह स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सीधा जाने का, 5 पॉइंट्स कर लेने के। बेसिक तो मीनिंग पता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, नहीं तो बाजू में लिख दो, राइट टू रीगेन गुड्स। डन।
अब अनपेड सेलर में देख क्या था, अनपेड सेलर के कंडीशंस पे जाओ, अनपेड सेलर के 3 कंडीशंस के पास जा। ट्रांजिट मतलब इज इट नेसेसरी? नहीं, पासपोर्ट में होना जरूरी नहीं है, सेलर के पास नहीं है, बायर के पास नहीं है तो ट्रांजिट में। बट सर इसमें कैसा, दे आर टेकन टू दीस वेयरहाउस एंड लेफ्ट देयर तो भी ट्रांजिट में। नहीं ऐसा नहीं है, बी एट दिल्ली वो वाला केस, ऑर्डर्स गुड्स ऑफ ए, वही बोल रहे हो ना। हाँ बी एट दिल्ली ऑर्डर्स गुड्स ऑफ ए at Mumbai. A consigns and forward the goods to B. On arrival Delhi, they are taken at B's warehouse and left there. B refuses to आगे देख क्या है, B ने गुड्स रिफ्यूज किए, तो अगर बायर ने गुड्स रिफ्यूज किए हैं तो उसको ट्रांजिट में ही माना जाता, बायर ने एक्सेप्ट किए तो ट्रांजिट में नहीं। बायर के पास पहुंचे गुड्स तो ट्रांजिट चला गया क्योंकि बीच में होने चाहिए, अरे बराबर है, लेकिन बायर ने गुड्स क्या किए, रिजेक्ट किए, तो ट्रांजिट माने जाएंगे। are said to be in transit if the goods are rejected by the buyer. If the goods are accepted by the buyer तो ट्रांजिट चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। It's very logical. डिफिकल्ट पार्ट अभी आना बाकी है। तो क्या कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अभी, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है? तो वही तो पढ़ रहे कि पेमेंट नहीं किया तो ही तो बात एक चल रही है, पेमेंट कर दिया तो क्या बात होगी, यही तो बात चल रही है। पेमेंट नहीं किया पर एक्सेप्ट कर लिए ट्रांजिट के, तो इसमें उसके पास पहुंचा हेलो, एक्सेप्ट किया और पैसे नहीं दिए तो कोर्ट में शूट फाइल करेंगे। तुम्हारे लिए मैंने गुड्स बनवा के रखे और तुमने पैसे नहीं दिए, तो मैं गुड्स रखूंगा, लेकिन गुड्स का मैं क्या अचार डालूं, मुझे क्या चाहिए, पेमेंट ही चाहिए, तो मैं शूट फाइल करूंगा प्राइस के लिए, वो तो दिया है ना वहां बाकी रेमेडीज भी। ये तो बोला है कि भाई तुमको अगर कोर्ट में नहीं जाना है और तुमको ऐसे ही सेटल करने की कोशिश करनी है तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या राइट्स है, तो तुम हक से उसके गुड्स अपने पास रख सकते हो, हक से उसके गुड्स तुम ट्रांजिट में से वापस बुलवा सकते हो, ये राइट सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने दिया है। अब पहुंच गए तो क्या करेंगे, अभी रोने की जरूरत ही नहीं, पैसे तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन उसके लिए फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। एक बार बायर के पास गुड्स पहुंच गए तो गुड्स से कुछ नहीं कर सकते, सूट फाइल कर सकते, सिंपल। वो तो बोला ना, तीसरा बायर के अगेंस्ट रेमेडी, ट्री डायग्राम चेक कर, अनपेड सेलर का रेमेडीज, एक अगेंस्ट गुड्स है, एक अगेंस्ट बायर है, तो बायर मतलब सूट फाइल कर ही सकता है प्राइस के लिए, कौन ना बोल रहा है, क्लियर, चल खत्म। दोनों खत्म ना, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, हाँ ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट पढ़ लो। In that we have takes delivery of them from carrier another baby. तो मतलब he accepts right in this. बात एकदम सिंपल है, ट्रांजिट में गुड्स है मतलब गुड्स सेलर के पास नहीं है, बायर के पास भी नहीं है, समझ लो कि वो ट्रांजिट में। लेकिन इधर एक गड़बड़ है, वो व्हेन डज ट्रांजिट कम्स टू एन एंड में आता है। अगर कैरियर ने बायर को बोल दिया कि मैं गुड्स अभी तुम्हारे बेहाफ में संभाल रहा हूँ, मतलब सेलर का मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो इन दैट केस सेलर रोक ही नहीं सकता गुड्स को, क्योंकि सेलर का फोन ही नहीं उठाएगा वो, समझो हु आर यू, क्योंकि मैं गुड्स किसके बेहाफ में संभाल रहा हूँ, तो मैं सेलर को नहीं दूंगा गुड्स, ऐसे केस में खत्म हो जाएगा। देखो चेक करो, कुछ पॉइंट्स दिए देख, फॉलोइंग राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज लॉस्ट व्हेन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, मिला, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड इन द फॉलोइंग केसेस, फर्स्ट व्हेन द बायर और अदर बेली ऑब्टेन्स डिलीवरी, वो तो ठीक है, सेकंड बायर ऑब्टेन्स डिलीवरी बिफोर अराइवल ऑफ द गुड्स, ये भी हो सकता है,
गुड्स बायर के पास पहुंचा है, लेकिन बायर बीच में ही आता है और गुड्स कलेक्ट कर लेते हैं। आ सकता है ना, हाँ यहाँ से गुड्स चर्च गेट भेजे, लेकिन वो अंधेरी पे पिकअप नहीं कर सकता गुड्स को, कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है? वो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट चला गया, इन ट्रांजिट खत्म। थर्ड, कैरियर या अदर बेली एक्नॉलेजेस द बायर, मतलब उसको बायर बायर को उसने बोल दिया, और बायर का एजेंट, that he holds the goods as soon as the goods are loaded on the ship unless the seller has reserved the right of disposal of the goods। कहना ये चाहते हैं कि सेलर राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर के पास नहीं है, सपोज, तो गुड्स किसके पास है? बायर के पास। राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास है? बायर के पास। सेलर ने छोड़ दिया राइट, तो अगर सेलर ने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल छोड़ दिया तो क्या वो गुड्स वापस बुलवा सकता है? नहीं। इस केस में ओनरशिप और राइट ऑफ डिस्पोजल अलग अलग हो जाता है, इसलिए मैंने लास्ट टाइम में ना इक्विवेलेंट टू बोला, इक्वल नहीं बोला। एक ही एक्सेप्शन है इस केस में ना, राइट ऑफ डिस्पोजल और राइट ऑफ ओनरशिप अलग हो जाती है, समझा? मतलब ओनर बायर बना है, गुड्स बायर के, लेकिन सेलर ने अभी भी एक राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि वो ट्रांजिट में गुड्स को रख सके, खुलवा सके। लेकिन अगर राइट ऑफ डिस्पोजल छोड़ दिया और जो कैरियर है उसको भी बोल दिया कि अभी तुम जानो और बायर जानो, समझ में आया? तो इसके बाद में चाहूं तो भी ट्रांजिट में गुड्स रोक नहीं सकता। ये अजीब पॉइंट है एक्चुअली, किसी भी बुक में मुझे पॉइंट नहीं मिला, खाली इधर ही दिया है, अभी दिया है तो दिया है, याद रखो। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं व्हेन डज ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, तो ये याद रखना पड़ेगा, और क्या कर सकते। इफ द कैरियर wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, समझा क्या? कैरियर ने गलत तरीके से गुड्स रिफ्यूज कर दिए बायर को देने के लिए, मतलब देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, तो भी कहा जाता है कि ट्रांजिट खत्म हो गया। नेक्स्ट, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर बाय द बायर, हाँ बायर के आदमी को दे दिया ना, कैरियर को ही दिए, लेकिन कैरियर किसका है? बायर का, तो मतलब एज गुड एज किसको दिए? बायर को दिए, खत्म। वेयर द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड टू द बायर, द ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग, समझा? अरे एक ट्रक पहुंच गया, एक ट्रक पहुंचना बाकी है, तो दूसरा ट्रक रोक नहीं। लीन में वैसा नहीं था, लीन में आधे दे दिया, आधा अपने पास है, तो लीन रख सकते हैं बाकी पे। ट्रांजिट में ऐसा नहीं है, आधे गए तो पूरे गए, समझो। एक ट्रक गया तो दूसरा ट्रक भी रोक नहीं सकते, या तो दोनों ट्रक रोको या तो एक भी मत रोको। अगेन बोल रहा हूं, पैसा नहीं जाएगा किधर भी, पैसा नहीं भाग जाएगा, पैसा के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिट में गुड्स रोक नहीं। हाँ, ट्रांजिट में एक भी प्रति जॉब का नहीं मिल और तो नहीं मिलेगा, वही तो बोल रहा हूँ। दूसरा ट्रक का भी ये हो जाएगा। तो दोनों रोक या तो एक भी मत रोक, नहीं मिल सकता। तो फिर क्या? अरे तुमको गुड्स में लेना देना या पेमेंट से? पेमेंट से, तो पेमेंट मिल जाएगा ना। नहीं पर गुड्स भी चाहिए, गुड्स भी चाहिए तो पहले सोचना चाहिए था, दो ट्रक क्यों भेजा? पहले सोचना चाहिए था। वो इरिटेट हो रहा है, देख, साइलेंट पे डालो, वाइब्रेशन पे मत डाल। क्लियर है? अब जो भी है पॉइंट्स तो याद रखने पड़ेंगे। ये थोड़ा पार्ट विचित्र है, अभी हर पार्ट थोड़ी एकदम लॉजिकल होगा, दो तीन पॉइंट उसमें थोड़े अजीब है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा सारे पॉइंट। हाउ stoppage in transit is effected by taking actual possession of the goods by giving notice to the carrier not to deliver the goods, समझा? या तो मैं खुद ले लूंगा तुमसे गुड्स, या तो फिर तुम तुम्हारे पास रख देना, लेकिन बायर को मत देना। तुम्हारे पास रख देना, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, लेकिन बायर को मत देना। क्यों नहीं देना है? तुमको क्या करने का है? नहीं देना है तो नहीं देना है, बात खत्म। लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए नॉलेज के लिए बता रहे तो कि सामने वाला बायर इंसॉल्वेंट हो गया। अच्छा, डिफरेंस देख, पढ़ो।
लीन में एक बात सुन लो, लीन में बायर इंसॉल्वेंट होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी मिलेगा अगर बायर क्या बना, बायर सॉल्वेंट है तो नहीं मिलेगा स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लीन मिल जाएगा, लीन तो तब तक मिलेगा जब तक तुम पेमेंट नहीं करोगे बायर को बोल। स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए तो ही मिलेगा। पढ़ लो। सर अगर वो इंसॉल्वेंट नहीं होगा तो हमको वापस नहीं बुला नहीं बोला सर, लेकिन इंसॉल्वेंट का सेल ऑफ गुड्स एक्ट का डेफिनेशन अलग है, वो पढ़ लेना, बताया था। जिसने पेमेंट रिफ्यूज किया वो भी इंसॉल्वेंट, जिसकी कैपेसिटी नहीं है वो भी इंसॉल्वेंट, और जिसको कोर्ट ने बोला है वो तो है। जिसको कोर्ट से डिक्लेरेशन मिला है वो तो इंसॉल्वेंट है ही, जिसने पेमेंट रिफ्यूज किया वो भी इंसॉल्वेंट है। तो पेमेंट रिफ्यूज करने के लिए तो भाई कोई भी कर सकता है, करोड़पति है, लेकिन पेमेंट 500 रुपए का है वो भी इंसॉल्वेंट है अगर रिफ्यूज किया। रिफ्यूज भी नहीं किया और कैपेसिटी भी है तो इंसॉल्वेंट नहीं। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो 4 पॉइंट्स। ओके, पढ़ लो आराम से। This is the carrier not deliver any question. If we carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, उसमें आपका क्रेडिट है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि कस्टमर को मेरे समझ में नॉट एंड बीच में कैरियर ने मना कर दिया, मैं बायर को नहीं, बायर भी कुछ बट कैरियर इज ओनली द एजेंट राइट, हायर हियर डिलीवर करना चाहिए, तो नहीं करो तो गलती करना चाहिए। कैरियर पे लगेगा ना, कैरियर चोरी कर लिया था, चोरी का भी देखा है, उसका काम क्या है, डिलीवर करना। मैं तुझे Sometimes it is said that right of stopping the goods in transit is nothing but an extension of right of use. हाँ, तो एक्सटेंशन का मतलब ये कि देख लीन मेरे पास नहीं है, लीन चला गया मेरे हाथ से क्योंकि गुड्स चले गए, तो उसके बाद स्टॉपेज इन ट्रांजिट में गए तो भी अल्टीमेटली इफेक्ट तो वही होने वाला है ना कि गुड्स में वापस ही बुलवाऊंगा। लीन में मेरे पास ही थे, स्टॉपेज इन ट्रांजिट में मैंने वापस बुला लिए, इसलिए बोल दिया कि एक्सटेंशन। समझा ना? समटाइम्स क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैं वापस ना बुलवाऊं, ड्राइवर को बोल दूं कि तुम तुम्हारे पास रख दो। तो लीन स्टॉपेज इन ट्रांजिट उसका एक्सटेंशन ही हुआ। बात सिंपल है, जब तक गुड्स मेरे पास है, मैं सेलर हूँ, जब तक मेरे पास है
तो लीन मिलेगा, मेरे हाथ से चले गए तो रिकवर करने के लिए स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलेगा। लेकिन फिर दोनों में तो दोनों सेम ही हुए ना ऑलमोस्ट, हाँ तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हुए, लेकिन लीन में इंसॉल्वेंट होने की जरूरत नहीं है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट में इंसॉल्वेंट होना जरूरी है। समझ में आया? और लीन में तो ऐसा था कि भाई आधे भेज दो, आधे पे लीन मिल जाएगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में एक भेज दिया, एक बायर के पास पहुंच तो दूसरे पे भी ली स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं मिल सकता, ये बेसिक डिफरेंस है। सर एक डाउट था, हाँ बोल ना। if the carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, हाँ ये जो पार्ट है, हाँ अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था कि बायर ने तो बोला कि जब तक मेरे को गुड्स नहीं मिलेंगे तब तक आई विल नॉट गिव यू द पेमेंट, कि अनपेड सेलर का नहीं बोल सकते, ये जो एग्जांपल जो मैं पूछ रही हूँ आपको, बट उसमें फिर कैसा, तो जो कैरियर है उसने रख दिया उसके बाद, पर उसको बोला गया कि तुमको देने चाहिए गुड्स और उसने नहीं दिए तो उसको बोलते रॉन्गफुली हाँ, रिफ्यूजेस। तो फिर अभी जो बायर है वो किस पे केस करेगा, ये सेलर पे या कैरियर? ये तो एजेंट था ना। बायर का कैरियर से क्या लेना देना, वो तो सेलर के अगेंस्ट एक्शन लेगा कि मुझे डिलीवर क्यों नहीं किया। बट सेलर ने तो दे दिए उसको, डिलीवर है। कॉमन ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन वगैरह, मतलब कॉमन कैरियर, तो ऐसे केस में बायर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट ट्रांसपोर्टर, लेकिन डिटेल्स देने पड़ेंगे सेलर को। ये क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि दिया नहीं है, हाँ, जो चीज दी नहीं है वो नहीं पूछेंगे। अब क्यों नहीं दिए, देनी चाहिए थे लेकिन नहीं दिए तो छोड़ना, नहीं पूछेंगे। जो चीज नहीं दी है वो नहीं पूछेंगे। बहुत कुछ ऐसे हो सकता है, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, वो है ही नहीं तो वो पूछेंगे भी नहीं। अगर सेलर तो हाँ सुनो सुनो, ऐसे केस में फिर होगा कैसे जस्टिस, जज है ना, उसको थोड़ा तो लिबर्टी देना चाहिए ना, तो वो डिसाइड करेगा। हाँ अगर सेलर ने मतलब ऐसे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड ट्रांसपोर्टर से भेजा, तो फिर वो सेलर का अगर पर्सनल कैरियर है तो रिस्क सेलर की होती है वैसे भी। सर तो सेलर पे करेगा, तो सेलर फिर उसका जो कैरियर में है उसके पास तो नहीं। हाँ ले लेगा, अब इससे फर्क नहीं पड़ता वो दोस्त है या कौन है, ले सकता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट में। आगे का क्वेश्चन भयंकर है, इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय बायर। ओनर बायर है, गुड सेलर के पास है, पेमेंट नहीं किया लेकिन ओनर बायर है, बेच सकता है गुड्स को। हाँ बेच सकता है, बेच सकता है ना, पेमेंट नहीं किया तो क्या हो, तुम ओनर हो ना तो तुम गुड्स को बेच सकते हो। लेकिन बायर का गुड्स को बेचना, इससे अनपेड सेलर का राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्ट नहीं होगा। पढ़ लो, मिलेगा ही नहीं ना जब खुद ही नहीं। बायर ने गुड्स बेचे, फिजिकली दिए नहीं, बायर के पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, ओनरशिप के पेपर्स, उसने वो ट्रांसफर किए। एक सेकंड इसमें से पढ़ना है, मैं बताता हूँ। इसका क्यों नहीं दिया उन्होंने एनालिसिस, ये एनालिसिस ही है समझो, मैं बताता हूँ। एक मिनट, बाद में पूछना, बाद में बताना उसको, ये सुन लो। देख, सेलर ने बायर को ओनरशिप ट्रांसफर की, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, फिजिकली गुड्स पोजीशन ट्रांसफर नहीं, जरूरी नहीं है हुआ हो, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब कौन ओनर बन गया, बायर, बायर ओनर बन गया, तो क्या बायर इन गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है B1 को, B1 मतलब सेकंड बायर समझो,
हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, कर दिया सपोज, हाँ तो ठीक है, सेल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। लेकिन इससे अनपेड सेलर कैन स्टिल एक्सरसाइज लीन, मतलब राइट ऑफ लीन को आरएल बोल रहा हूं, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। समझा? भाई तुम्हारे गुड्स तुम बेच सकते हो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने अभी तक पेमेंट नहीं किया। या तो इसको बोल दो पेमेंट करने के लिए, या तो तुम कर दो। मुझे पेमेंट से लेना देना है, तुम करो या तुम्हारा सेकंड बायर करे, इससे हमको लेना देना। अच्छा तुम किसी और को बेचो, हमको उससे भी लेना देना नहीं है, हमको क्या लेना देना है गुड्स से। अरे मैं तो चाहता ही हूँ कि गुड्स मेरे पास ना रहे, लेकिन वो भी चले जाएंगे तो मेरा पेमेंट का क्या होगा, इसीलिए मैं अटका के रख रहा हूँ गुड्स। तो समझ में आ रहा है? अनपेड सेलर को अपने ही गुड्स से क्या प्यार होगा? किसको रहता है प्यार? उसको तो बेचना है। स्टॉक क्लियरेंस सेल रखते हैं सेलर्स, जल्दी से जल्दी स्टॉक क्लियर और जितना हो सके उतना पेमेंट तो मिले। तो सेलर को किस में लेना देना होता है? हमेशा पेमेंट से लेना होता है, गुड से नहीं। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाएंगे, सूट फाइल करेंगे तो सूट हम जीत सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम चला जाएगा। एक काम कर अटका के रख दे कुछ, तो ये हो सकता है। समझ? वो वीगन का एक्सरसाइज करेगा कि वीक? इससे लेना देना नहीं है, मैं नहीं दूंगा कुछ। नहीं, अगर वो B1 पे करेगा ना, अभी तो B1 ओनर है, तो अब तो B1 ओनर बन गया। Please also this- हाँ तो B1 बोलेगा मेरी क्या गलती, तो हम किधर बोल रहे तुम्हारी गलती? बोलो बी को पेमेंट करने के लिए, मेरी भी किधर गलती। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, सुनना। एक्सेप्शन मतलब क्या पता है? नो लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। पहला, यूएस कंसेंट, एंड सेकेंड, बायर ट्रांसफर्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। मतलब कुछ ऐसा शॉर्ट में करे तो ऐसा, बी ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स को B1 को ट्रांसफर कर दिया। इन दोनों केसेस में अनपेड सेलर को नहीं मिलेगा। लिख लो, पहले लिख लो, बाद में बताता हूँ। DOTG पूरा नहीं करते, DOG कर लेते ना, डॉक्यूमेंट ऑफ, नहीं DTG कर दे, DTG डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। तुमको DOTG लिखना, DOTG लिखो, हमको कोई, पहले लिख लो। इसमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये वाले एग्जाम्पल में भी नहीं। नहीं मिलेगा। ऐसा तो ऊपर भी हो, खाली पेपर ही तो ट्रांसफर कर रहा है। तो पेपर ट्रांसफर के तो भी नहीं मिलेगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो मतलब हाँ, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज। B1 acts are acted in good faith। अब गुड फेथ का मतलब ये है कि B1 को भी बेचारे को पता नहीं कि कुछ ऐसा हुआ है, तो B1 तो जेन्युइन पर्सन है ना, तो उसके साथ थोड़ी चीटिंग होनी चाहिए। लिख लो पहले। अच्छा, इसके बाद फिर ये दूसरे कंडीशन में ही लिखा है। इसके बाद फिर पैट भी मिल सकता हाँ, ऐसा नहीं जाएगा किधर भी, लेकिन मगजमारी होगी अभी। मतलब ये तीन सेंटेंसेस में, तीन नहीं है, दो ही है। मतलब दो में अनपेड से अपना राइट यूज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता,
तो नहीं कर सकते तो पेमेंट कौन छोड़ रहा है? पेमेंट मिल जाएगा, लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं मिलेगा। अनपेड सेलर, दैट्स ओके। मैं क्यों लिखूं पूरा नाम? तुम भी क्यों लिखोगे अपने नोट्स में पूरा नाम? तुम पेपर में लिखोगे। और बार बार अनपेड सेलर लिखने की जरूरत नहीं है, खाली सेलर लिखना, समझा ना? ठंडी लग रही है। मैं रिपीट करूंगा ये। हाँ बोल बोल। सेलर है वो बी पे पैसे मांगेगा, आपने बोला B1 से भी मांग सकता है, लेकिन B1 से स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। हो सकता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये नहीं दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। तो इन्होंने बोला है कि मिलेगा तो मिलेगा, तो उसमें कुछ ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते। पैसा तो मिलेगा, लेकिन बी या B1 से मतलब अनपेड से B1 से स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, बराबर तो है, अनपेड सेलर तो सूट फाइल नहीं करेगा, सूट तो बी के अगेंस्ट ही फाइल करेगा, लीन रखेगा अगेंस्ट B1। अनपेड सेलर B1 से क्यों मांगेगा? मैं ऐसे कौन मांग रहा है? आप नहीं मांग रहे, B और एक्चुअली नहीं मांग रहे, वो बोल रहे मुझे लीन चाहिए, पैसे तुम मत दो। अच्छा तुम नहीं दोगे तो अच्छा है, लेकिन तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता। एक्सीलेंट क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम ये कि मैं थोड़ी तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, मैं तुमको कंपेल नहीं कर सकता। तुम देना चाहो दे सकते हो, तुम बोलोगे मैं क्यों दूं, मत दो। एक्शन तो मैं इसके अगेंस्ट ही लूंगा, तुम तो कौन, तुम्हारा क्या लेना देना? तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ना, उसने गुड फेथ में एक्ट नहीं किया, उसको मालूम था तो भी। अरे लेकिन फिर भी तुमको मालूम था तो भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारा मेरे से क्या लेना देना? तो मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जबरदस्ती पे करो, तुम पे करोगे तो अच्छा है, तुमको थोड़ा तकलीफ कम होगा, लेकिन अगर तुम मुझे पे नहीं करना चाहते तो भी मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। तुमने गुड फेथ में नहीं किया तो क्या हो, तुमने बी के साथ किया, मेरे साथ थोड़ी कुछ काम किया गलत, तो मैं तुमको मजबूर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ही करूंगा। और तुम देना चाहे तो दे सकते हो, दे सकते हो, बाद में इससे रिकवर कर लोगे या वो अमाउंट कम कर दो, तो सूट फाइल नहीं हो सकता। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि सूट फाइल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कौन बोल रहा है? मैंने ये बोला ही नहीं कि इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि वो बोल सकता है कि भाई पैसे पे करो, फिर B1 बोलेगा मैं क्यों करूं, मत करो। तो हम पेपर में ये सब नहीं लिखना है, पेपर में खाली 2 ही लाइन लिखने हैं। तुम वो जो बात कर रहे हो वो अगर केस स्टडी आया तो, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये ऐसा केस स्टडी नहीं आएगा। B1 B से क्यों रिकवर करेगा? तो गुड मिल नहीं जाएंगे किसको? कौन? B1 को। अगर वो B1 अनपेड सेलर नहीं मिलेंगे ना, लीन मेरे पास है, अब तो लेके बता गुड। ने बोला कि B1 अगर पैसे दे देगा हाँ तो B से भी कवर करेगा, पर वो करेगा ही क्यों जब तो मत करना, तो मिल गया तो मत करना, गुड भी दे देगा। मत करना, तो रिस्क है, तो फिर करो सूट फाइल। अब ऐसे केस में अगर B1 ने गुड फेथ में काम किया ना तो B1 सबसे सेफ हो जाता है। B1 ने गलत काम किया ना तो अभी बेटर पोजीशन पे कौन है? अनपेड सेलर जो 3 पार्टीज है ना और तुमको लगता है 2 इनोसेंट है या दोनों के साथ थोड़ा थोड़ा चीटिंग हुआ है, तो देखने का ज्यादा इनोसेंट कौन है। अगर इसको पता था फिर भी इसने ट्रांजैक्शन किया B1 ने, तो इसमें ज्यादा इनोसेंट कौन है? अनपेड सेलर, तो उसको मिलना चाहिए। अब ये गुड फेथ में काम कर रहा है तो ये इनोसेंट ज्यादा है अनपेड सेलर से, तो पहले इसके साथ जस्टिस कर, भाई तुम तुम्हारे गुड्स ले लो, पेमेंट मैं इससे रिकवर करवा लूंगा। और तुमको पता था कि इसमें गड़बड़ है तो भी तुमने गुड्स को परचेस किया, तो मैं लीन नहीं छोड़ूंगा। ओके खत्म, लिख लो, लिखा हो गया। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स,
DOG लिखो या DOTG लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्शन का मतलब भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है। एक्सेप्शन का मतलब नो लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। RL मतलब राइट ऑफ लीन, SIT मतलब स्टॉपेज इन ट्रांजिट। नो RL और नो SIT। ओके, अब वो इतनी जगह वो कौन वो रब करते रहेगा, वो रब हो नहीं रहा है। क्लियर है ना? अब वो जो ऑनलाइन बैठ रहे हैं वो देख लेंगे उनका। चल, ये बहुत डिफिकल्ट था, उसका मिस हो गया, उसको एक बार बोल देना कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट करवाया सर। वो अभी चली गई ना। हाँ, वो नाम नहीं बता रहे मुझे, वो उसको एक बार बोल देना। बस इतना ही बोलना कि सर ने बोला बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट, डिफिकल्ट पार्ट हुआ है। ये डिफिकल्ट है, ये थोड़ी समझेगा, समझ ही नहीं सकता। मॉडल में तो भर भर के दिया है, कुछ भी बकवास नहीं चाहिए। मेक इट सिंपल एंड शॉर्ट। खाली इधर जगह पे खाली शॉर्ट फॉर्म लिखने के, नहीं फुल फॉर्म लिखने के। हाँ, ये ऐसा नहीं लिखने का, सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना। नहीं समझा? फिर उसको हाँ, नेक्स्ट हो गया। अभी नहीं करने का केस लॉ वगैरह, कुछ नहीं करने का, लेकिन एग्जाम्पल पर भी पढ़ लो। केस लॉ वगैरह नहीं करने का, एक्सेप्शन मैंने करवाया, अभी करने की जरूरत, मॉड्यूल से करने की जरूरत नहीं, खाली मॉड्यूल से एग्जाम्पल्स कर लो। हाँ हाँ, वही बचा है ना। हाँ, एक ही है तो पढ़ लो। अब ये नहीं समझा है, सुनो 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 सुनो, अनपेड सेलर ने परमिशन दे दिया बायर को कि तुम बेचो। समझ में आ जाएगा तुमको, पढ़ लो पढ़ लो। डन। मतलब अगर सेलर ने खुद ने परमिशन दे दी कि बिंदास बेचो गुड्स को, तो तुमने खुद नहीं दे दी ना परमिशन, तो अब लीन ट्रांजिट नहीं मिलेगा। और अगर उसने खुद ने दिया तो हो जाएगा। अगर बायर ने खुद ने दिया, हाँ, विदाउट आस्किंग अनपेड सेलर तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो दो एक्सेप्शन है ना, या तो अनपेड सेलर ने खुद ही परमिशन दे दी कि जाओ बेचो, तो मैं जब परमिशन दे रहा हूं तो मेरा लीन स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म। या फिर तुम दूसरे को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स ट्रांसफर करो और वो दूसरा पर्सन गुड फेथ में काम करे, मतलब उसको प्रीवियस ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं है। ऐसे कि इन दोनों केसेस में मेरा एज अ सेलर लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट, लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट दोनों में से एक ही मिलेगा ना, दोनों थोड़ी मिलेगा एट अ टाइम, खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा मुझे। तो उन्होंने इस सेल को, इस सेकेंड सेल को नाम दिया है सब सेल, मतलब सेकेंड सेल। बाय हुम? बाय बायर। वो भी मैं बता रहा हूँ, तो तुम भी सब सेल क्या होता है, तो भाई सेकेंड सेल, तो उसको तो रीसेल बोल सकते हैं। नहीं, बायर खुद बेच रहे यहाँ पे, सब सेल बोला है उन्होंने। रीसेल तो आगे आएगा, वो तो सेलर बेचेगा उन्हीं गुड्स को किसी और को, क्योंकि बायर ने पेमेंट ही नहीं किया।
ठीक है, 2 राइट्स हो गए। जो भयंकर राइट्स 2 ही थे, लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब तुमको ये इफेक्ट ऑफ सबसेल वगैरह लिखना नहीं है, लेकिन इफेक्ट ऑफ सबसेल में चांस क्या पता है, केस स्टडी आ जाए इफेक्ट ऑफ सबसेल से, जैसा उन्होंने एग्जांपल दिया ना वैसा कुछ, तो पता होना चाहिए कि एक्सेप्शंस में ये करना तो है अपने को, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं के बराबर है। डायरेक्ट क्या आएंगे, डायरेक्ट आएगा दोनों में डिस्टिंग्विश, या दोनों का मीनिंग, या ट्रांजिट कब खत्म होगा, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। ये आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा क्योंकि केस स्टडी में आ सकता। ठीक है, अब बात प्रैक्टिकली सोचते हैं। लीन तो मिल सकता है मुझे, स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी मिल सकता है, लेकिन इससे पेमेंट तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि बायर बोल देगा कि नहीं जाओ, नहीं देता पेमेंट, मत दो गुड्स, चलेगा तो भी मेरा नुकसान तो होगा ही, क्योंकि मुझे गुड्स मेरे पास रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्या चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मैं गुड्स किसी और को बेच दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज रीसेल। तो सबसेल क्या था, बायर बेचेगा तो सबसेल, सेलर बेचेगा तो रीसेल। पढ़ लो। थर्टींथ को है ना एग्जाम, दिसंबर। रीसेल गुड्स अगर पेरिशेबल है, नोटिस टू बायर चाहिए बिफोर ऑफ रीसेल। वेट वेट वेट, पहले लिखना मत, सुनो। नीड नॉट बी इन्फॉर्म, वही नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। परफेक्ट है, परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे, उसका टेंशन मत। नीड नॉट बी इन्फॉर्म मतलब क्या, नोटिस, नोटिस का मतलब क्या है, इन्फॉर्म करना। ये उल्टा ज्यादा सही है। रुको रुको, लेकिन थोड़ा कुछ चेंजेस कर सकते। कुछ ऐसे बोलना चाहिए, रीसेल तभी पॉसिबल है कभी नोटिस देने की जरूरत पड़ सकती है या नो नोटिस। मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ अभी इसको। नोटिस कब चाहिए, अगर नॉन पेरिशेबल गुड्स, तो नो नोटिस अगर गुड्स पेरिशेबल है तो, या एक सेकंड,
मत देख उसमें से, ये लिख ले, बात खत्म कर। नहीं चाहिए मॉड्यूल में से, कवर कर दिया। अब कुछ है भी तो भी उसको इग्नोर करो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब जो प्राइस डिसाइड हुआ था वो। ये क्या लिखा है सर, अगर पहले ही दिया था कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं नोटिस नहीं दूंगा, डायरेक्ट बेचूंगा, तो डायरेक्ट बेचना। पेरिशेबल गुड्स नहीं है तो भी। पहले मैंने बोल के रखा था कि भाई मैं नोटिस बिटिस नहीं देते बैठूंगा, गुड्स ड्यूरेबल है तो भी। मैंने पहले ही बोल के रखा कि एक दिन का भी डिले हुआ मैं सीधा गुड्स किसी और को बेच दूंगा, और तुमने मान लिया तो बेचूंगा। गुड्स पेरिशेबल ना हो तो भी नोटिस देने की जरूरत नहीं। यही कैटेगरी में आएंगे गुड्स तो भी। पेरिशेबल है तो नोटिस की वैसे भी जरूरत नहीं, कि जल्दी खराब हो जाएंगे तो बेचने ही पड़ेंगे। अब जो रिकवरी, सुन अभी सुन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ज्यादा है किससे, रिकवरी से, तो सेलर का नुकसान हो गया ना। जिसको बेचा मैंने रीसेल किया, ये सुनना है, फिर बाद में कंफ्यूज होता है। तो मैंने किसी और को बेचा गुड्स, तो उससे कम आया पैसा, तो लॉस हुआ ना मेरा। वो लॉस में बायर से रिकवर करूंगा, डिफॉल्टर जो होता है वो। अगर ज्यादा आया, नसीब अच्छा मेरा कि दूसरे को जिसको बेचा उससे ज्यादा पैसा आया, तो मैं रख सकता हूँ, मेरा प्रॉफिट है, वो बायर को देने की जरूरत नहीं है, खत्म। अब इतना लिख दिया, बात खत्म। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अगर टाइम मेंशन होगा 3 मंथ्स के बाद अगर पेमेंट नहीं किया तो नोटिस नहीं देना पड़ेगा ना, ऐसे ही रीसेल कर सकता है ना सेलर। 3 मंथ्स मतलब 3 मंथ्स क्यों? और कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेंशन रहेगा तो ये देखना, हाँ हाँ तो वो ऐसे हाँ। बिना नोटिस के दे हाँ, सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी तुम मेंशन करो, तो इफ नथिंग इज मेंशन देन ये रूल है। अगर तुमने पहले ही बोल दिया तो भाई दो आधा घंटा भी रुकने की जरूरत नहीं। अगर तुमने क्योंकि अगर तुमने पहले कॉन्ट्रैक्ट में दिया है तो सामने वाले ने वो एक्सेप्ट किया है, उसको मानना Reasonable पड़ेगा। time रहेगा तो भी हाँ तो बिना नोटिस के दे सकते हैं। बिना नोटिस के नहीं भेज सकते, रीजनेबल नोटिस तो देनी पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा या फिर गुड्स पेरिशेबल होंगे। मैंने ना पहले तो मैं गुड्स में एक्सप्लेन करता था, अभी मेरे को लगा कि नोटिस वैसे एक्सप्लेन करे, तो नोटिस नो नोटिस। हाँ बोलो। वेट ओके जरा। हाँ हाँ बोल। हाँ चलेगा, बी रिकॉर्ड, बैलेंस कैन बी रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। लेकिन कौन सा अमाउंट, कितना डैमेजेस तो बैलेंस। पेपर में बैलेंस चलेगा, पेपर में, लेकिन बैलेंस कैन बी रिकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस लिखो। नुकसान ही हुआ है ना, तो डैमेजेस ही मिलेगा। हाँ लेकिन अमाउंट कौन सी, इसलिए मैंने बैलेंस अमाउंट डैमेज। अब एक, हाँ वही राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर एक बार फटाफट देख लेते हैं, और फिर राइट्स ऑफ बायर भी है ना। 4.5 रेमेडीज फॉर बायर अगेंस्ट सेलर भी है ना। हाँ वो भी करना पड़ेगा। लेकिन आई सजेस्ट कि तुम मत करो डिटेल में। तीन तीन चार दिए रेमेडीज, दिखा ऊपर 3 थे, यहाँ पे 4 रेमेडीज दिए ना। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर 55 to 61 सेक्शन रे 4 रेमेडीज है ना, बराबर ना, या 3 ही दिए, 4 दिए ना। पहला सूट फॉर प्राइस करने की जरूरत नहीं है, प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकता है कौन, अनपेड सेलर। किसके अगेंस्ट, बायर के अगेंस्ट। क्यों करेगा, क्योंकि अनपेड है तो अमाउंट करेगा ना। चल
तो इतना लिखेंगे चलेगा? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ओके, तो उधर क्या दिया इतना भाई, डिलीवरी हुई है नहीं हुई है, ओनरशिप ट्रांसफर हुई है ना, प्राइस के लिए शूट फाइल हो सकता है। सेकंड, शूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। हाँ, ये नॉन एक्सेप्टेंस का डैमेजेस है, मतलब बायर ने गुड्स एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो तुम्हारे लिए मैंने बनाया उसका क्या, डैमेजेस के लिए रिकवर शूट फाइल के। ये समझा? उसको गुड्स का ही पैसा देना पड़ेगा और तुम्हारे लिए बनाया ना। अब मैं आज सपोज ऑर्डर देके आया, तो मैं गया था, मतलब फर्नीचर वाला आया था, कोटेशन देके गया, वो अलग बात है। लेकिन सपोज मैंने उसको आज ऑर्डर दे दिया, उसने बनाना चालू किया और बना दिया, अब मैंने बोल दिया नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी दूसरी जगह से लगा चुका हूँ। समझ में आया? अब डिसाइड तो हुआ था, उसमें गलती मेरी है, तो वो तो बोलेगा ना कि मुझे मेरे डैमेजेस तो दे दो। बनाया ना मेरे नाप के हिसाब से, बनाया ना मेरे हिसाब से बनाया, तो गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, और गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट का रूल ही है कि बायर हैज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी, बायर रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये हुआ था, ये लास्ट लेक्चर नहीं हुआ था, ये पहले हुआ था कि इफ गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट देन तो फिर बायर हैज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी, बायर गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता। बेस्ट एग्जांपल फर्नीचर ही हो गया। मेरे हिसाब से अगर सेलर ने फर्नीचर बना दिया तो अभी डिलीवरेबल स्टेट में है, अब मैं चाहूं तो भी गुड्स को रिजेक्ट अगर करूंगा तो क्या, तो क्या सेलर जबरदस्ती नहीं करेगा कि लेके रखो फर्नीचर, पैसा दे दो मेरा। समझ में आया? नेक्स्ट, रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर। हाँ, अगर बायर ने कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट कैंसिल किया, फिर द बायर रिप्यूडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर डेट ऑफ डिलीवरी, सेलर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड, सेलर क्या बोलेगा, हाँ ठीक है कैंसिल कर देंगे, एंड sue फॉर डैमेजेस, दिस इज नोन एज एंटीसिपेटरी ब्रीच। याद आया? ड्यू डेट के पहले अगर कुछ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। कौन? सेलर, क्योंकि बायर ने रिप्यूडिएट किया, तो सेलर भी अपना कमिटमेंट भूल जाएगा। तुमने तुम्हारी तरफ से बोल दिया ना, तो हमने हमारी तरफ से भी कैंसिल करवा दिया। अब इस भी केस में है, इस केस में भी पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किसने किया, बायर ने, तो सेलर को नुकसान हुआ तो सेलर क्या फाइल करेगा, डैमेजेस के लिए। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक मीनिंग लिख दो, बात खत्म करो। सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे सारे सेक्शंस करते बैठेंगे तो फिर सारे कर लो मॉड्यूल में से, फिर मेरे एडवाइस की जरूरत नहीं है। तुमको सारे सेक्शन अगर करने तो कर लो। नहीं, मैं गुस्से से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे डर क्या, अगर तुम सारे सेक्शंस करोगे और कंफ्यूज हो जाओगे तो नो भर चुक फ्रॉम माई साइड। क्योंकि मैंने बोला ना, तुमको ही बोला था ना कि 31 नंबर का सेक्शन एडमिशन ऑफ पार्टनर का भी है, 31 नंबर का सेक्शन के भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का भी है, एक्ट अलग अलग है। तो अब तुमको तो दोनों याद रखने हैं। अच्छा, तुम्हारे लिए ज्यादा काम का चीज है 31 नंबर का सेक्शन पार्टनरशिप का, एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि तुमको पार्टनरशिप तो अकाउंट्स में भी आता है ना, तो तुमको उधर भी सेक्शन याद रखने पड़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारे सेक्शन तुमको अकाउंट्स में भी होंगे, मेरे हिसाब से तो होंगे। अकाउंट में थियरी होती है ना, तुमने की नहीं होगी तो तुम्हारी गलती है, थियरी होती है। और ऐसा भी नहीं है कि थियरी पूछते नहीं है पेपर में, पूछते हैं ना। अब मुझे नहीं पता कितनी थियरी पूछते, लेकिन तुम ऐसा नहीं बोल सकते हमको थियरी को 1 मार्क का भी हाथ नहीं लगाना, सीधा प्रैक्टिकल समझ करने को, दिस इज रॉन्ग। प्रैक्टिकल ज्यादा आएंगे, अगर ऐसा बोल सकते थियरी भी आ सकती है। वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, हम देख लेंगे, बराबर है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप तो मेरा टॉपिक है, और तुमको अकाउंट्स में पार्टनरशिप है, और जैसे इसमें से कर लो ना, उतना काम हो गया ना तुम्हारा। वैसे इंटर में होता है, कंपनी अकाउंट्स है इंटर में, और कंपनी लॉ भी है, तो कंपनी लॉ अच्छे से कर लो ना, कंपनी अकाउंट्स का बहुत सारा थियरी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा नहीं होगा लेकिन बहुत सारा हो जाएगा, तो उतना पढ़ने की जरूरत कम पड़ेगी, सेम लॉजिक इधर, समझा ना। तो मेरा बाकी अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे इतना गारंटेड आता है कि पूरा थियरी अकाउंट्स का छोड़ नहीं सकते, खाली प्रैक्टिकली करेंगे,
नहीं, थियरी तो पूछ सकते, बोला ही होगा ना। अच्छा चल, नेक्स्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट, ये कितना लंबा दिया, नहीं करने का। देखो ना कैसे देखा, इसमें फिर भी लिखना है तो इंटरेस्ट के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला, अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड, सपोज कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, इफ नॉट देन व्हाट, कोर्ट डिसाइड्स। इतना काफी है, हाँ इतना काफी है। कॉन्ट्रैक्ट में दिया है तो वो रेट चार्ज होगा, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अब क्यों करेंगे लेट पेमेंट, डिलेड पेमेंट, तो इतना क्यों दिया, छोड़ो ना, उतना क्या दिया, बोला ना मैंने क्या है, दो पार्ट लिख दिए, बस खत्म कर दो, इसको खाली सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा पहले से कि इंटरेस्ट इतना भरना पड़ेगा, तो दिया है तो ठीक है। अगर नहीं दिया है तो कौन थोड़ी बार बार देते, नहीं दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करेगा कि कितना इंटरेस्ट ठीक रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, फॉर कंप्लीट हो जाएगा फिर। मोस्ट प्रोबेबली यू नीड टू नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, दो लेक्चर में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। सपोज पकड़ लो 9 लेक्चर्स लगेंगे रफली टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, 9 का 10 लग जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। हाँ तो अच्छा है ना, तुमको सिलेबस कंप्लीट करना था ना, तो बराबर भी है डिमांड, तो कर रहे हैं। रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, बायर का रेमेडीज है, मतलब सेलर ने ब्रीच किया है, अभी सेलर ने गलती किया है। फर्स्ट क्या दिया, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, उधर क्या था, डिलीवरी बायर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो सेलर सूट फाइल करेगा, यहाँ पे डिलीवरी नहीं किया सेलर ने तो बायर फाइल करेगा। समझ में आया, पढ़ लो एग्जांपल। डन, नहीं है कुछ भी, इसमें मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है, मतलब दिया है, ज्यादा दिख रहा है तुमको लेकिन कुछ भी दम नहीं है उसमें। सेकंड, बोल चुके हैं इसके बारे में और ज्यादा, मैं तो इससे ज्यादा डिस्कस कर चुका हूँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि मुझे वो चीज चाहिए, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए। वेयर द सेलर कमिट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द बायर कैन अपील फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफिक असर्टेन, और उसमें एडिशन भी कर सकते हो। जनरली एसपी इज ग्रांटेड वेयर द गुड्स आर रेयर, समझा क्या, रेयर आर्टिकल्स के केस में जनरली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट हो, जनरली लिखना, मेक अ सेफ स्टेटमेंट। जनरली रेयर आर्टिकल्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक्शन लिया जाता है, क्योंकि नहीं तो टीवी का प्रॉमिस किया था दूसरे दुकान से टीवी ले लो, तुमको टीवी चाहिए ना, लेकिन इसने प्रॉमिस किया था तो उससे ज्यादा पैसा ले लो, दूसरे दुकान से टीवी ले लो। क्यों तुमको उससे टीवी चाहिए, उससे टीवी चाहिए, टीवी तो किधर मिल जाएगा ना, तुम्हारा मॉडल, टीवी का मॉडल थोड़ी एक ही दुकान में मिलता है, वो दूसरे दुकान में भी मिल जाएगा, नहीं तो तीसरे दुकान में मिल जाएगा। लेकिन तलवार थी, अब वो तो रेयर थी ना, और किधर मिलती नहीं है, तो नहीं भाई तलवार ही देना।
पढ़ लो एग्जाम्पल, वही है देखो। इधर ही खत्म कर देगी तू। इधर ही कम हो जाएगा, वो खत्म करते चल। अच्छा, ब्रीच ऑफ वारंटी अभी नहीं समझेगा क्योंकि यूनिट 2 कंडीशन एंड वारंटी पे बेस है, तो अभी नहीं समझेगा, तो उसको तो होल्ड पे रखो। थर्ड, फोर्थ रेप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, मतलब वही हो गया एंटीसिपेटरी ब्रीच। सेलर ने बोला कि मुझसे लगता नहीं मुझको कि मैं ऑर्डर कंप्लीट कर पाऊंगा, तो हो गया एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो क्या होगा ऐसे केस में, बायर कैंसिल कर देगा, डैमेजेस मांगेगा। पढ़ लो। थर्ड नहीं समझेगा, इसलिए मैं थर्ड अभी होल्ड पे रख रहा हूँ, यूनिट 2 कंप्लीट होने के बाद समझ जाएगा। हाँ, सिमिलर बोल सकते हो। शूट फॉर इंटरेस्ट सेम नहीं बोल सकते, बिफोर ड्यू डेट है, सिमिलर है। हाँ, अच्छा दूसरी बात, शूट फॉर इंटरेस्ट, अब सेलर बायर कैसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट, सेलर ने रीपेमेंट, जरूरी नहीं है ना, सेलर अगर पेमेंट वापस दे रहा है, कोई कुछ रिफंड बनता है और वो रिफंड उसने लेट दिया, तो उसका भी तो इंटरेस्ट बनता है। यूजुअली सेलर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, पेमेंट कौन करता है, बायर करते हैं। देख, कुछ है ही नहीं। रिकवर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस इन केस ऑफ वेयर द इंटरेस्ट लॉ, बाय लॉ इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस में भी रिकवरेबल टू रिकवर मनी पेड, कुछ दिया ही नहीं, दिया ही नहीं है कुछ। खाली उसमें याद रख, हेडिंग में है ना, शूट फॉर इंटरेस्ट स्लैश करके लिख स्पेशल डैमेजेस। और अंदर का कुछ भी मत कर, कुछ भी मत लिख अंदर, देख भी मत अंदर का पार्ट, मतलब चौकड़ी मार दे पूरा का पूरा, कोई कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं आएगा उसमें से। मतलब क्वेश्चन आ सकता है, राइट्स ऑफ बायर, यू नीड टू कवर ऑल 5 पॉइंट। ओके, अच्छा पॉइंट 2 भी है ना कुछ, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट एज सच इट थिंग्स फिट, नहीं ये काम करते ना, वही करते ना, सेम एज अबव, नहीं समझा, सेम एज अबव, सेम एज अबव मतलब सेम एज, वही लिखने का, खाली सेलर के जगह पे बायर आएगा, बायर की जगह पे सेलर आएगा। ओके, सिंपल था ये, इसलिए मैंने इतना फटाफट करवा दिया, खत्म हो। हाँ बंद कर दे।